नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार एनसीईआरटी के 2023-24 के अनुसार ये जो अध्याय का नंबर है वो अध्याय का नंबर 4 है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। कंटेंट जो नया है वो नया कंटेंट ही पढ़ाया जा रहा है, पर जो चैप्टर्स का नंबर है वो मैं पुराने के हिसाब से चला रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पुरानी बुक्स हैं, ठीक है, उन्होंने नई बुक्स परचेज नहीं करी है, तो बिल्कुल भी चिंतित होने की बात नहीं है। बाकी कंटेंट सेम है, कोई इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, तो आराम से आप पढ़ते रहिएगा। तो हमारा अध्याय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3 है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो है 12th पॉलिटी। आज जो हम लोग कवर करेंगे, अब यहां से हम कहीं ना कहीं जो हमारा मेन जो टॉपिक है दैट इज संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात शुरू कर देंगे। और सबसे पहले उसकी किस प्रकार से स्थापना होती है, उसका विकास किस प्रकार से होता है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, या इसको ये कहा जाता है इवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब एक तो शब्दों पे बड़ा ध्यान दिया कीजिए। नेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्र होता है, ठीक है, राष्ट्र। और जो राष्ट्र हैं, जो सभी राष्ट्र हैं, वो क्या है? यूनाइटेड है। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि संगठन में शक्ति होती है, और हमने ये भी देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके में क्यों आवश्यकता होती है, उनका क्यों महत्व है। क्योंकि हमने जाना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सभी को मिलकर के करने होते हैं। विश्व के जो भी देश है, सभी देश मिलकर के करेंगे तभी उनमें हमें सफलता मिलेगी। जैसे कि एक उदाहरण बीमारियों का था, एक उदाहरण आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो है, एक उदाहरण ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने हैं। ऐसी बड़ी समस्या है जिनका सामना सभी मिलकर के करेंगे तभी वो समस्याएं हल होंगी। तो यहाँ पर क्या है, नेशंस मतलब जो राष्ट्र है वो यूनाइटेड है, और सभी जो राष्ट्र जो यूनाइटेड हो गए हैं उनका हमने क्या बना लिया? एक संघ बना लिया, एक संगठन हम लोगों ने बना लिया। मतलब सारे राष्ट्रों को एक कर करके हमने एक संगठन बना लिया, और उसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। अब अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना है तो ये क्यों बना? क्योंकि कहीं कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जीवन में हम कभी भी किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का आविष्कार करते हैं तो उसके पीछे जरूर हमारी कोई ना कोई आवश्यकता होती है। जब तक आवश्यकता नहीं होती तब तक हम किसी चीज का आविष्कार नहीं करते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने लेता हूं। जब तक आप लोगों ने आर्ट्स नहीं लिया था 11th-12th में, जब तक उससे पहले आपने मनीष सर को लर्निंग से आर्ट्स को सर्च थोड़ी करा था नहीं कराना। पर जब आपकी आवश्यकता पड़ी, नहीं यार अब तो पढ़ना है, कैसे पढ़े? तो फिर आया कि चलो चलो यूट्यूब पर देखते हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा होगा। तो जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी हम मेहनत करना, तभी हम एफर्ट्स लगाना शुरू करते हैं। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें जरूरतें महसूस हुई तब हमने आविष्कार करना शुरू करा। जैसे कोरोना से पहले ना तो हमें कोई वैक्सीन की आवश्यकता थी, ना कोरोना वाली दवाइयों की आवश्यकता थी, इनकी आवश्यकता नहीं थी, पर जरूरत पड़ी तो फिर हमने आविष्कार करा। तो जरूरत पर ही सब कुछ निर्भर होता है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, ये सभी देशों को एक कर करके एक संगठन बनाने की जो बात हुई, इसकी ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि इसको बनाना पड़ा? हम कोई व्यवस्थाएं भी लेकर के आ रहे हैं तो उन व्यवस्थाओं के पीछे भी कोई आवश्यकता होती है, कोई परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि बिना परिस्थितियों के कोई भी घटना नहीं होती है। अगर कुछ परिस्थिति हो रही है तभी वो काम हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं कि जो परिस्थितियां विश्व के घटना में घटी और उसके बाद हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात आज हम लोग करेंगे कि उनकी स्थापना कैसे हुई और स्थापना के बाद किस प्रकार से उन्होंने काम करा है। जैसे यहाँ पे शब्द प्रयोग करा गया है विकास। विकास का मतलब क्या होता है? प्रगति या जो सुधार की स्थिति होती है उसको हम विकास कहते हैं, ठीक है। अब विकास जैसे मैं कहूं, यहाँ पे जो विकास शब्द है उसको किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे आज अपन खुद को लीजिए, हम जब पैदा होते हैं हम इत्तू से पैदा होते हैं, इत्तू से तो नहीं होते, इतने तो होते ही हैं,
ठीक है ना। हम इत्तू से पैदा होते हैं, इत्तू से पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे हम कुछ 6, 7, 8 महीने तक तो हम जो जिसमें झूला रहता है उसमें ही सोए रहते हैं, उठते नहीं। उसका धीरे 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 जो घुटनों के बल है उसके धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े पैरों के थ्रू चलना शुरू करते हैं, फिर दौड़ना शुरू करते हैं, फिर और बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं, बड़े और बड़े बड़े होते हैं, फिर हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, फिर हम और बड़े होते हैं, फिर बड़े होकर के एक दिन बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े होकर के फिर हम मर जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, विकास का क्रम था कि एक बच्चा किस प्रकार से जन्म लेता है और जन्म के बाद वो किस प्रकार से निरंतर विकास करता रहता है। तो उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ, मतलब उसकी स्थापना कब हुई, और किस प्रकार से वो समय समय पर विकास करता रहा, मतलब समय समय पर किस प्रकार से उसमें और सुधार हुए और कैसे बेहतर बदलाव हुए, और कौन कौन सी संस्थाओं ने उसका साथ दिया, कौन कौन से राष्ट्र जुड़े, क्या क्या उसमें अच्छी बातें हैं, क्या नेगेटिव बातें हैं, ये सब कुछ आज हम लोगों को जानना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास से पहले आप कुछ घटनाओं को समझिए कि विश्व में घट क्या रहा है। विश्व में जब घट रहा है तो सबसे पहले तो जो है घटना पूरे विश्व में हो रही है वो है वर्ल्ड वॉर 1, या जिसे हम कहते हैं विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। इसको प्रथम विश्व युद्ध बाद में नाम दिया गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। इसको पहले ग्लोबल वॉर कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों, ग्लोबल वॉर, या हिंदी मीडियम में के हैं तो अपन हिंदी में लिख देते हैं वैश्विक युद्ध। क्या कहा जाता था, वैश्विक युद्ध। यहाँ पे प्रथम और द्वितीय तो बाद में लगाया गया, इसको पहले ग्लोबल वॉर कहा जाता था, वैश्विक युद्ध कहा जाता था। अब ये जो वैश्विक युद्ध हुआ कब से कब हुआ, 1914 से 1918 के बीच में हुआ। अब ये बातें आप बोलोगे सर हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, हम क्लास 10th में बहुत बार इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, और वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर हमने पूरी डिटेल हमने इसकी ले रखी है। अपन भी इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अपन भी ज़्यादा बिल्कुल किसी जो बात है उसकी चीड़ाफाड़ी नहीं करेंगे, अपन ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो ग्लोबल वॉर हुई 1914 से 1918, और उसमें ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो युद्ध है ये 3-4 महीनों में, ये अगस्त में शुरू होता है और ऐसा मानना जा रहा था कि क्रिसमस तक, मतलब 25 दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगा, परंतु ये युद्ध 4 साल तक चल जाता है और बड़ा नुकसान, जन हानि और धन हानि पूरे विश्व को होती है, और धन हानि में बड़ी हानि जर्मनी को और होती है। ठीक है, और कहा जाता है कि जिस दिन ये युद्ध खत्म होने के बाद वर्साई की संधि होती है, यहाँ पे 1919 में क्या हुई, वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि में जर्मनी पे बहुत ज्यादा जुर्माना लगाया गया। क्यों? क्योंकि बोला आपने हमारे साथ युद्ध लड़ा है इसलिए आप हमें भुगतान करिए। तो उसके बाद जर्मनी, कहा जाता है कि जर्मनी के मन में उसी दिन इतना गलत भाव पैदा हो गया था विश्व के प्रति कि उसने सोच लिया था कि मैं विश्व को तबाह करूंगा, और विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज उसी दिन बो दिए गए थे, ऐसा माना जाता है। अब जब 1914 से 1918 तक ये घटना घटी तो विश्व के सभी नेताओं ने बैठ करके ये सोचा कि यार ये जो वैश्विक युद्ध हमारा हुआ है, ये ग्लोबल वॉर जो हुई है, ये सही नहीं है। ठीक है, पूरे विश्व को शांति के मार्ग पर चलना चाहिए, पीस के मार्ग पर चलना चाहिए, शांति के मार्ग पर चलें, और सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए निरंतर आगे बढ़े, और ये सबके बीच में सहयोग बनाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि आज क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अब बच्चे तो लड़ सकते हैं, परंतु क्या है कि जो टीचर होता है वो सबके बीच में सहयोग बनाने का काम करता है। आज अपन भाई बहन अपन लड़ सकते हैं, ठीक है, घर में, परंतु माता पिता का क्या काम है, सब में सहयोग बनाने का काम है। तो बोले इसी प्रकार से क्या हो कि पूरा विश्व में क्या करा जाए, सहयोग बनाने के लिए एक संगठन, एक संस्था बनाई जाए। परंतु मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये यूरोप के जो देश हैं, इन्होंने ये माना है कि शांति बहुत जरूरी है, शांति अच्छी बात है, पीस होना चाहिए, सहयोग, कोऑपरेशन होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ बोला है, इन्होंने इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करा बेटा। एक्सेप्ट अगर सच में किसी ने कराया तो वो भारत ने कराया। भारत की कथनी में और करनी में अंतर नहीं रहा है। भारत जब ये कहता है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, हम सच में अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, हम भगवान महावीर को मानने वाले लोग हैं, हम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अहिंसा का पाठ भारत में पढ़ा है, हम उनको मानने वाले लोग हैं। और आज नहीं, भारत के प्राचीन समय से हमारा ये इतिहास रहा कि हमने आगे से चल करके किसी पर युद्ध नहीं करा, हमने किसी पर आक्रमण नहीं करा, किसी पर अटैक नहीं करा। और आज भी हमारी यही नीति है, नो फर्स्ट यूज का कहता है। परमाणु बम की जब भी बात आती है तो भारत हमेशा कहता है नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे, पर दूसरा हमें डराएगा, धमकाएगा तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो हमने हमेशा शांति को माना है और शांति को ही फैलाने का काम पूरे विश्व में करा है। जैसे कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा हुई थी तो एक बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर कहा था कि भारत युद्ध वाला नहीं, बुद्ध देने वाला देश है। तो भारत ने बुद्ध दुनिया को दिया है, युद्ध नहीं दिया, ठीक है, बुद्ध को मानने वाले हम लोग देश हैं। तो भारत सच में
शांति को मानता भी है और उसको अमल करने के लिए काम भी करता है। ऐसा विश्व ने भी सोचा शांति होनी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि एक संगठन बनाया जाए, और उस संगठन जो बनाया गया वो 1919 में 1919 में बनाया गया। इस जो संगठन का नाम था, आप इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले, दोनों में एक ही होगा, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस इस संगठन का नाम रखा गया। अब लीग ऑफ नेशंस 1919 में बनाया गया। इसका क्या उद्देश्य था सर? इसका उद्देश्य यही था कि जो पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय जो झगड़े होते हैं, मतलब जो राष्ट्रों के बीच में झगड़े होते हैं, जो हिंसा होती है, उसको कम से कम करना, उसको रोकना। और अगर इन केस किसी भी प्रकार का कोई युद्ध हो जाता है तो उस युद्ध को कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल लगा करके कम से कम में उस युद्ध को खत्म करवा देना, जल्दी से जल्दी उस युद्ध को खत्म करवा देना। यह काम लीग ऑफ नेशन का था। लीग ऑफ नेशन अपने काम में थोड़ा सा बखूबी धीरे धीरे सफल हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, परंतु लीग ऑफ नेशन पे जितनी जिम्मेदारियां थी उतनी कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन वो पूरी नहीं निभा सका। और लीग ऑफ नेशन जब पूरी जिम्मेदारी नहीं निभा सका, और लीग ऑफ नेशन के जो फेलियर है वो कब दिखा? जब दुनिया ने दूसरा विश्व युद्ध देख लिया। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हो गई थी 1939 से लेकर करके 1945 तक, 1939 टू 1945 जब दूसरी वर्ल्ड वॉर हो गई, भैया मेन काम आपका यह था कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये वैश्विक युद्ध हुआ है, जितनी जनहानि धनहानि यहां पर हुई है, ऐसा युद्ध जीवन में विश्व में आगे कभी भी नहीं होना चाहिए। ये काम लीग ऑफ नेशन का था। परंतु मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ल्ड वॉर सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वो प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक था। मतलब इससे तो ज्यादा जनहानि हुई और इससे ही ज्यादा धनहानि हुई, मतलब धन का भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ और काफी लोग, इसकी तुलना में काफी लोग ज्यादा मरे भी। और दूसरी बात देखो, यहाँ तो युद्ध 4 साल चला, या तो युद्ध भी 6 साल चला है, तो टाइम भी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में लीग ऑफ नेशन क्या हो गया? विफल हो गया। जब लीग ऑफ नेशन को जो मुख्य काम सौंपा गया था, अगर वो मुख्य काम ही नहीं कर पाया तो फिर उस संस्था का क्या काम था? जैसे अगर आज कोई आपकी स्कूल में टीचर आता है, उस टीचर का मुख्य काम क्या है? पढ़ाना। सबसे पहला जो मुख्य काम है टीचर का है वो पढ़ाना, और ऐसा पढ़ाना कि वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यही पहली काम है टीचर का। इसके अलावा टीचर के और भी काम है, बच्चों को समय समय पर मोटिवेट करना, बच्चों के अगर कोई समस्या है उन समस्याओं का समाधान उनको देना, उनको कभी कभार उनके साथ मस्ती मजाक कर करके एक दोस्त के साथ व्यवहार करना, ठीक है, उनके साथ कभी खेलना, उनसे बातचीत करना, उनके कोई उदास है उससे थोड़ा हंसी मजाक कर लेना, ये सब काम भी टीचर के होते हैं। परंतु अब जो टीचर है वो पढ़ाता बेकार और बाकी सारे काम अच्छे करता है तो फिर क्या काम का भाई? मेन काम तो पढ़ाना ही है ना, पढ़ाओ ऐसा कि बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। तो उसी प्रकार से मेन काम लीग ऑफ नेशन का यही था कि युद्ध रोकना है, पर इन्होंने तो उससे भी खतरनाक युद्ध हो गया। वैसे तो ये भी क्या कर सकते हैं, पर युद्ध हो गया। अब युद्ध जब हो गया तो अब इस युद्ध के बाद सोचा गया कि भैया इस बार जो संगठन बने वो कुछ थोड़ा सा शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला संगठन बनना चाहिए। इसलिए 1939-45 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पाया गया कि लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल नहीं है, और इसलिए 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना करी जाती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम शॉर्ट में यूएनओ या यूएन भी कहते हैं, और हिंदी में कहा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है। इस यूएनओ का भी काम वही है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े नहीं होने चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ भी जाता है तो जल्द से जल्द उस युद्ध की समाप्ति कर देना। परंतु अब देखिए कि जब लीग ऑफ नेशन बना था, तब लीग ऑफ नेशन जब बना था तो उसके सामने कोई बहुत बड़ा संकट नहीं था। ठीक है, कोई बहुत बड़ा संकट नहीं था। परंतु जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो इसके सामने उसी समय बड़ा संकट आ गया, और वो बड़ा संकट क्या था? शीत युद्ध का दौर। ठीक है, अब यहां पर यह कहा गया कि आपको क्या है, युद्ध नहीं होने देना है। परंतु जब ये बने तब ऑटोमेटिकली युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों लड़ रहे थे, डिशुम 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 चल रही थी बातों बातों में। ठीक है, वहां पर चर्चिल की बात फिट होती है कि हथियारों से नहीं जबान से लड़ लो, तो यहाँ पे भी जबानी लड़ाई चल रही थी, लड़ाई तो चल रही थी।
पूरा विश्व चिंता में था कि वह कहीं फिर से तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, परंतु इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने बड़ी बखूबी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से शीत युद्ध को शीत युद्ध ही बने रखा में एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने उस शीत युद्ध को, रक्त रंजित जो युद्ध होना चाहिए हो जाता, उसको रोकने में बड़ी भूमिका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने निभाई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं ना कहीं सफल रहा। इस संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें, इस संयुक्त राष्ट्र संघ की दो बड़े अंग कहे जाते हैं। उन दो बड़े अंगों में अगर मैं बात करूं तो एक तो जो है वो है यहाँ का संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, या जिसको कहा जाता है आम सभा। इस आम सभा में जितने भी देश हैं, लगभग जो 193 देश है, 193 कंट्रीज है, वो जुड़े हुए हैं और सबको एक एक वोट मिला हुआ है और सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा परिषद है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। अब आपने बहुत सी बार देखा होगा कि क्लास में जो सबसे खतरनाक बच्चा होता है उसी को मॉनिटर बना दिया जाता है, क्योंकि पता है यार यही सबसे मारपीट करता है, यही सबको डरा करके रखता है, तो इसी को मॉनिटर बना दो, उसी को ताकत दे दी। तो यहाँ पे सुरक्षा परिषद में क्या करा गया कि देखा गया कि जो विश्व के जो 5 ताकतवर देश हैं, उन 5 ताकतवर देशों को क्या स्थायी सदस्य बना दिया जाए। उन 5 देशों को स्थायी सदस्य बना दिया जाए, जिससे ये हमेशा इनको रहेगा कि हाँ साहब हमारे पास स्पेशल पावर है, ठीक है। और इनको एक स्पेशल पावर ये दी गई कि इनको निषेधाधिकार दिया गया, वीटो पावर दिया गया, मतलब ये किसी भी बात को लेकर के मना कर सकते थे, निषेध कर सकते थे। ये भी हम आगे भी जानेंगे। उसके बाद बात करते हैं फिर 10 बनाए गए अस्थायी सदस्य। ये हर 2-2 साल में चेंज हो जाते हैं और इनके पास किसी प्रकार का कोई वीटो पावर नहीं होता। ये जो 5 देश है इसमें कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यूएसए, ठीक है, उस समय यूएसएसआर था और यूएसएसआर का रिप्लेसमेंट किसकी जगह से, रशिया की जगह से। तीसरा यूके, तो ये 3 तो आप याद कर सकते हो, यूएसएसआर, यूएसए, यूके। फिर 4th है फ्रांस और 5th है चाइना। ये 5 जो देश हैं ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में हैं और इनके पास स्पेशल पावर्स है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, क्योंकि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हीं को मेजर पावर सौंप दी जो कहीं ना कहीं पावरफुल थे, इससे युद्ध के जो चांसेस थे वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का इस प्रकार से विकास होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बनता है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है और फिर 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है। इसमें आम सभा और सुरक्षा परिषद 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब जुड़ता है, वो 30 अक्टूबर 1945 को भारत जुड़ जाता है। भारत इसमें शामिल हो जाता है, इंडिया इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 को टोटल 51 कंट्रीज ने, 51 देशों ने मिलकर करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी थी, ठीक है। आइए अब इसको और थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। देखिए, अब जब पहला विश्व युद्ध हुआ, ये चीज मैंने आपको बताया कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है उसको वैश्विक युद्ध कहा जाता है, ग्लोबल वॉर कहा जाता है। और जब वो पहला विश्व युद्ध हुआ तो उससे दुनिया की जो नींद है वो खुली और उस विश्व युद्ध ने दुनिया को जगाया कि भैया सभी देशों के बीच में शांति और सहयोग बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। मतलब ऐसा संगठन जो राष्ट्रों से मिलकर करके, देशों से मिलकर के एक संगठन बने, ऐसा संगठन होना चाहिए, ठीक है, जो कि सभी के बीच में शांति और सहयोग बनाए। तो ये वाली जो सोच है कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप जो जन्म होता है वो किसका होता है, लीग ऑफ नेशंस का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, लीग ऑफ नेशंस का जन्म होता है। और ये जन्म जो होता है कब होता है, लीग ऑफ नेशंस 1999 में इसका जन्म होता है, 1919 में जन्म हो जाता है बेटा। शुरुआती सफलताओं के बावजूद ये संगठन दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 न रोक सका। पहले तुलना में इस महायुद्ध में कई ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। अब देखिए, शुरुआती सफलताओं के बावजूद भी अगर हम देखें तो ये जो दूसरा विश्व युद्ध है ये नहीं रोक सका। देखिए, अब जो दोनों ही संगठन है ना, दोनों जैसे लीग ऑफ नेशन और संयुक्त राष्ट्र संघ, दोनों के सामने कुछ चुनौतियां भी थी और दोनों के सामने थोड़ा सा आप देखें तो सॉफ्ट चीजें भी थी। जैसे मैं बात करूं लीग ऑफ नेशन की बात करूं तो लीग ऑफ नेशन के बाद अच्छी बात, जो सॉफ्ट बात है वो क्या बात थी कि इसके सामने कोई उसी समय कोई युद्ध नहीं था। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने तो शीत युद्ध था, तो इसके सामने कोई युद्ध नहीं था। परंतु यहां पर लीग ऑफ नेशन को जो सबसे बड़ी जो चीज देखनी पड़ी वो ये थी कि 1929 से लेकर करके
1933 तक का जो दौर चला ना वो बड़ी महामंदी का दौर चलता है, ठीक है। ग्रेट जो डिप्रेशन है ना वो ग्रेट डिप्रेशन वाला दौर चलता है। एक चीज तो ये, दूसरी बात जर्मनी में क्या है, जो तानाशाह है उस तानाशाह का बढ़ना, हिटलर का बढ़ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बड़ी समस्या का प्रतीक बन जाता है। तो लीग ऑफ नेशन ने शुरुआत में बहुत बेहतर काम करे, परंतु फिर भी ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसको नहीं रोक सका। और दूसरी बात क्या है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ बेटा उसमें ज्यादा तो लोग मारे गए पहले वर्ल्ड वॉर की तुलना में, पहले वैश्विक युद्ध की तुलना में ज्यादा लोग मारे गए और ज्यादा ही लोग यहाँ पे घायल हुए। मतलब मैं कह रहा हूं ना कि जो जनहानि का मतलब क्या होता है, जनता की हानि, लोगों की हानि, और धनहानि, ये दोनों ही बहुत ज्यादा हुई है, जनहानि भी और धनहानि भी। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब जब लीग ऑफ नेशंस 1919 में बना, उसके बाद इसका काम जो था वो काम ही सफलतापूर्वक नहीं कर पाया और 1939-45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब लीग ऑफ नेशंस विफल हो गया, लीग ऑफ नेशंस खराब हो गया। अब लीग ऑफ नेशंस खराब हो गया, पर यह बात तो सत्य है कि एक संगठन तो चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए जो कि क्या कर सके, शांति और सहयोग स्थापित कर सके। और प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक वाला जो युद्ध है अब हो चुका है, तो उस युद्ध को, ऐसे युद्ध रोकने के लिए और शांति और सहयोग बनाने के लिए संगठन तो चाहिए, बात होते हैं, परंतु लीग ऑफ नेशन नहीं। और लीग ऑफ नेशन नहीं चाहिए तो दूसरा आएगा, तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी, ठीक है, मतलब उसके बाद जो सारी जिम्मेदारी संभालेगा वो कौन सा बना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। और कितनी तारीख को होती है मेरे प्यारे बच्चों, 24 अक्टूबर 1945। कब होती है, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, उसके बाद सन 1945 में, यही ये डेट मैंने आपको बताया 24 अक्टूबर 1945, तो 1945 में ही स्थापित किया गया। 51 देशों के द्वारा, 51 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। अब देखो, अब जैसे आप सब तो बहुत अच्छे से परिचित हैं कि जैसे घर में शादी होती है या कोई फंक्शन होता है, तो वो आपने देखा कि इसे सम्मान किया जाता है कि हाँ साहब 51 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, इस प्रकार से ना देखा होगा। तो सबसे छोटा सम्मान 51 रुपये माना जाता है। तो 51 ऐसे आप याद रखोगे कि 51 से क्या हुआ, देशों के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। तो 51 देशों ने मिलकर के इस संयुक्त राष्ट्र संघ के जो घोषणा पत्र है कि साहब डिक्लेरेशन वाला जो है, उस डिक्लेरेशन पे साइन कर लिया कि हम शांति बनाने में, सहयोग करने में सब एक दूसरे की सहयोग करेंगे। और इसी 51 देशों के इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो जाती है। और ये 51 जो देश हैं, 51 कंट्रीज जो है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, संस्थापक भी कहे जाते हैं। तो 51 जो देश है इनको संस्थापक या फाउंडर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन 51 देशों में भारत का नाम नहीं है। भारत जो इसमें इंडिया शामिल होता है वो होता है 30 अक्टूबर 1945 को। ओके, ये आपको जो यहाँ पे दिखाया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो दर्शाया गया है, ये पूरे विश्व की तस्वीर। उसके बाद ये जो है बच्चों, ये ओलिव की पत्तियां आती हैं, ठीक है। ओव पत्तियां मतलब शांति का प्रतीक मानी जाती है, पीस का प्रतीक मानी जाती है। तो ये चारों तरफ ये दर्शा रहा है कि पूरे विश्व में क्या है, शांति स्थापित करने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। जो मुख्य उद्देश्य है वो शांति करने का है, शांति और सहयोग, ठीक है। सभी देशों के बीच में शांति हो और सभी देश एक दूसरे का सहयोग करें, यह मुख्य काम संयुक्त राष्ट्र संघ का है। दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। तो दो विश्व युद्धों के बीच में, ठीक है, जो काम लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ सच में तारीफ के काबिल संस्था है, तारीफ के काबिल संस्था है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था ना, उस शीत युद्ध के दौर को इन्होंने शीत युद्ध ही बनाए रखा। मतलब तीसरा जो विश्व युद्ध है वो नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा आपने देखा था कि जब हम लोगों ने प्रथम अध्याय पढ़ा था शीत युद्ध का दौर, तो उसमें देखा था कि जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, जो कि अभी हम जानेंगे कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उन्होंने भी बीच बीच में मध्यस्थता कराई है और दोनों देशों को यही मैसेज दिया है कि भैया शांति बनाए रखो। और बीच में एक बार हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भी मध्यस्थता कराने के लिए गए थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी तारीफ इस चीज के लिए करी जाए उतनी ही कम है। शीत युद्ध को शीत ही रहने दिया, गर्म नहीं होने दिया, ये बहुत अच्छी बात रही।
संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी कभार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। अब बच्चे झगड़ा ना हो, ऐसा ना हो, वो ना हो, ये ना, उसमें पता नहीं क्या क्या पॉइंट्स लिख देते हैं। अरे सीधी सी एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है? अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना मतलब राष्ट्रों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में होने वाले जो झगड़े हैं, राष्ट्रों के बीच में होने वाले जो झगड़े हैं, ऐसे झगड़ों को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय झगड़े, ठीक है, या इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो है। तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, और चलो इन केस कि झगड़ा हो भी गया, राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये, अगर हो जाए तो उस युद्ध का दायरा सीमित करना, मतलब ज्यादा युद्ध ना बढ़े, और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, मतलब अंतरराष्ट्रीय झगड़ा ना हो और सहयोग हो सभी राष्ट्रों के बीच में, वो राष्ट्र उसकी मदद करे, वो राष्ट्र उसकी मदद करे। मतलब सीधा सी बात यह है कि सभी राष्ट्रों के बीच में भाईचारा स्थापित करने वाला स्वभाव है। जैसा कि अभी आप लोगों ने G20 में भारत में देखा कि भारत में लिखा गया वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम सभी भाई हैं, तो इसलिए भाईचारा होना चाहिए। तो ऐसी बात यहां पर देखने को मिलती है कि राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं। तो ये जो संस्था स्थापना करी गई, एस्टेब्लिश करी गई, इसके पीछे एक बड़ा मोटिव था, एक बड़ा उद्देश्य था। और वो उद्देश्य क्या था कि जिन भी देशों के बीच में कोई भी झगड़ा है उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है, किसी भी देश के बीच में अगर कोई झगड़ा है तो उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है, कि भाई जैसे आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े हैं, नोक जोक है, वो चलती रहती है, तो ऐसे झगड़े रोकने का काम हो, तो झगड़े रोकने का काम, जिससे कि आगे चलकर युद्ध का रूप ना ले सके। इंपोर्टेंट काम क्या है कि किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा युद्ध ना हो जाए। और अब क्या है, पूरी दुनिया वैश्वीकरण से जुड़ी हुई है, ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी हुई है, तो अगर कहीं पर भी कुछ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ेगा। ठीक है, और पूरी दुनिया फिर से कहीं ना कहीं भागों में बढ़ जाएगी, नहीं साहब हम इसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। तो किसी भी, अगर किन्हीं भी दो देशों के बीच में या देशों के बीच में झगड़ा है तो उसको रोकना है, उसको युद्ध का रूप नहीं लेने देना। और अगर युद्ध छिड़ भी जाए, चलो मान लिया युद्ध हो गया, ठीक है, तो उस युद्ध हो गया तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। मतलब युद्ध छिड़ गया, पहली तो कोशिश क्या करनी है, युद्ध होने ही मत दो। और दूसरी बात, अगर युद्ध हो भी गया तो उसको कम से कम नुकसान में खत्म कर देना, उसकी जो शत्रुता है उसको खत्म करना और मित्रता में उसको बदलने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। अब देखो झगड़े होते क्यों हैं, झगड़े किस बातों को लेकर के, सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर करके, कि साहब हमारे देश में आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, हमें वो वाले देश समर्थन नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिर क्या होता है, कमजोर देश होते हैं तो उन पर डराने की, आक्रमण करने की, ये चीजें भी बड़े देश, जो विकसित देश हैं, वो करते हैं। तो ये सामाजिक और आर्थिक विकास का अभाव, अभाव का मतलब क्या है कि उस चीज की कमी है। तो इस कारण क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मंशा है कि सामाजिक और आर्थिक विकास की भी संभावनाएं होनी चाहिए, सब सामाजिक और आर्थिक विकास कर पाए। आर्थिक विकास होगा तो ऑटोमेटिकली उन देशों में जो लोग रह रहे हैं उनका सामाजिक विकास होगा ही होगा। इसीलिए देखिए कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये देशों को लोन देकर करके वहां पे आर्थिक विकास सुधार करने का काम कर रही है। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। ठीक है, तो 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश थे, 193 कंट्री थे। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल है, तो लगभग ऑलरेडी सारे ही देश इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, जो भी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में समझाया, एक आम सभा है और एक सुरक्षा परिषद है। तो उस आम सभा में जो 193 देश है, इन सब है, और सबको हर एक सदस्यों को एक वोट मिला हुआ है, हर एक सदस्यों को एक वोट मिला हुआ है, और वो वोट दे सकता है और अपनी बात रख सकता है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य, इनके नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो इनकी जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं बच्चों। ठीक है, और जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, और ऐसी उम्मीद करते हैं, और सच में मेरी बड़ी ये दिले इच्छा है कि जो स्थायी सदस्य में जो अगला नाम हो वो भारत का हो।
इस अध्याय में बच्चों आप ये चीज देखेंगे कि स्थायी सदस्य के लिए जो मापदंड तय कर रखे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उन सभी मापदंडों पर भारत बिल्कुल सटीक खड़ा उतरता है। मतलब भारत पूरी दावेदारी करता है कि उसको स्थायी सदस्य की सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। परंतु और भारत को ऑलमोस्ट काफी जो देश है वो समर्थन भी करते हैं कि भाई भारत को स्थायी सदस्य की सीट मिलनी चाहिए, परंतु कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत स्थायी सदस्य में पहुंचे। अब समझदार को इशारा काफी, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि कौन ऐसे देश है जो नहीं चाहते कि भारत स्थायी सदस्य में पहुंचे। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। देखिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये तो भाई जैसे जो चारों हैं तो आप इनको तो विश्व युद्ध के विजेता के रूप में देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। बाकी चीन जो है वो आगे जाकर के परमाणु परीक्षण कर लेता है, तो उसको भी स्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पे ले लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि जो होता है वो महासचिव होता है, जिसको इंग्लिश में जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, यह है एंटोनियो गुटेरेस। देखिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे बड़ी पोस्ट अगर एक प्रकार से आप जानी मानी पहचानी जो है वो महासचिव की होती है, और अभी 8% जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है। और अभी जो 9-10 सितंबर को भारत में G20 की मीटिंग हुई थी, उस G20 की मीटिंग में भी एंटोनियो गुटेरेस भैया आए थे। तो गुटेरेस भैया स्वागत था आपका भारत में, और बढ़िया मजे में आप उधर देख रहे हो, कोई बात नहीं। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला था, तो ये 9वें महासचिव बने, ठीक है, और 1 जनवरी 2017 से ये बने हुए हैं। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। तो एंटोनियो गुटेरेस कहां से है? पुर्तगाल से है, वहां के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 7 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। फिर 2005 से 15 तक 10 साल तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज में भी रहे। देखो अब यूनाइटेड जो नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी और भी अलग छोटी छोटी संस्था है, ठीक है, और भी उसकी क्या है छोटी छोटी संस्थाएं। तो उसमें ही क्या है रिफ्यूजीज कौन होते हैं बच्चों? जो शरणार्थी होते हैं, ठीक है, मतलब जो अपने देश छोड़ करके दूसरे देशों में जा रहे हैं, शरण लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग। तो उन लोगों के लिए भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, वहां पर। तो उसके भी बड़े पद पर एंटोनियो गुटेरेस रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और कई एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है, और सुरक्षा परिषद में भी। और सदस्य देशों के बीच में युद्ध और शांति और विरोध, इन सभी पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी होती है। अब जो बाकी जो संस्था या एजेंसियां हैं यूनाइटेड नेशन की, वो कौन कौन सी है? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कोरोना के समय में आपने बहुत नाम सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको यूएनडीपी कहा जाता है। याद करिए कक्षा 10 की वो बात, आप विकास का चैप्टर पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र में, और उसमें यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करी जाती है, और जिसमें जो आधार होता है वो स्वास्थ्य शिक्षा होता है, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय होता है। तो इसलिए यूएनडीपी का नाम भी आपने सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो मानव अधिकारों के लिए काम करने वाला संगठन है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूएनएचसीआर, जिसके एंटोनियो गुटेरेस पद पे रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, बच्चों के लिए जो काम करने वाला संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। आप देखते हैं कि यूनेस्को के द्वारा जो कुछ स्थान होते हैं उनको हेरिटेज घोषित करा जाता है, ठीक है, भारत के काफी स्थान यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज घोषित हैं। तो ये जो नाम है ये सभी उसी के संगठन के भाग है। इनकी आपको ये फुल फॉर्म और ये जो शॉर्ट में जो लिखा हुआ यूनिसेफ, यूनेस्को, ये याद अच्छे से होना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए अपना इतना ही। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, उससे भी जरूर जुड़िएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियां मिलती रहे। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।